अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें भाग में तो क्रांति के कारण बताइए कि क्रांति किस प्रकार हो सकती है, जबकि पॉलिटिक्स के 7वें भाग में क्रांति को रोकने के कारण बताइए कि क्रांति को किस प्रकार रोका जा सके। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि क्रांति के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें पहले पढ़ा था सामान्य कारण। सामान्य कारण पढ़ा कि असमानता और अन्याय के आधार पर क्रांति हो सकती है। मान लो अपने क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र है, इसमें से इस क्षेत्र में तो सड़कें बनवा दी जाती है, इस पूरे क्षेत्र में सड़कें का निर्माण कर दिया जाता है और इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं करते हैं। तो इन लोगों में असमानता आ जाएगी कि हमने भी इनको वोट दिया है, या ये हमारे शासक है, हमारे भी राजा है, या हमें भी अधिकार है कि हमारी इधर भी रोड बननी चाहिए। तो इन लोगों के मध्य असमानता आ गई, तो ये लोग क्रांति कर सकते हैं। ये तो असमानता के हिसाब से। और अन्याय, इस वर्ग को, इस क्षेत्र के वर्ग को तो कुछ अच्छे कार्य दे दिया जाता है, जबकि इस क्षेत्र के वर्ग को कोई कार्य नहीं दिया जाता है। तो इससे लोगों के मन में अन्याय की भावना पैदा होती है और इससे क्रांति हो सकती है। इससे भी व्यक्ति या जनता क्रांति कर सकते हैं। तो ये तो थे सामान्य कारण। फिर है विशेष कारण। तो हमने विशेष कारण में पढ़ा कि संविधान की अवहेलना करना, उच्च पदों पर विदेशियों की नियुक्ति, फिर छोटी मोटी घटनाओं पे ध्यान नहीं देना, छोटी मोटी घटनाओं की अवहेलना करना या ध्यान मत देना, घटनाओं की अवहेलना करना, अधिक अत्याचार, अधिक जनता में अधिक डर पैदा करना। इस तरह के कुछ कारण बताए थे विशेष कारण में कि अगर संविधान की अवहेलना की जाए तो भी जनता क्रांति कर सकते हैं। अगर उच्च पदों पर वहां के नागरिक को नागरिकता नियुक्ति नहीं देकर विदेशियों को नियुक्ति दी जाए तो भी जनता क्रांति कर सकती है। और छोटी मोटी घटनाओं की अवहेलना कर, सरकार जितनी भी छोटी मोटी घटनाएं हैं अगर उनकी अवहेलना की जाए तो भी क्रांति कर सकते हैं। जैसे मान लो हाल ही में 2020 में इस बिहार में चुनाव हुए, तो जो चुनाव हुए थे ये समय था कोरोना काल का। जब कोरोना काल का समय था तो इस समय जब वहाँ के नेता चाहे कोई सी भी पार्टी के हो, वहाँ पर 10,000 एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। तो अभी शादियाँ चल रही है तो शादियों में सिर्फ 50 से ज़्यादा इंसान अगर इकट्ठा हो जाए तब कोरोना हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 10,000 जने एक साथ इकट्ठा हुए तब कोरोना नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 50 से ज़्यादा 51 भी हो जाए तो कोरोना हो सकता है। शादियों की इतनी पाबंदी कर रखी। तो ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, तो ये जनता के सामने तो पता है कि जब हमारा काम पड़ा तब तो आपने शादियों का काम पड़ा, तब तो आप पाबंदी लगा दी, लेकिन जब चुनाव हुए तब आपने पाबंदी नहीं लगाई। तो ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, इससे भी जनता क्रांति कर सकती है। क्या कर सकती है? जनता क्रांति कर सकती है। और जनता में अधिक अत्याचार और अधिक डर पैदा करे तो भी क्या किया जा सकता है? तो भी ये जनता क्रांति कर सकती है, क्योंकि जनता अत्याचार अधिक दिन तक सहन नहीं कर पाएगी और अधिक डर भी सहन नहीं कर पाएगी। तो ये थे विशेष कारण। अब विशेष अवस्थाओं में या व्यवस्थाओं में विशेष व्यवस्था
व्यवस्थाओं में विशेष कारण, विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण। तो ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में यही पूछा जाएगा अरस्तु की क्रांति की व्याख्या हो। तो कैसे करोगे? सामान्य कारण में 2 कारण लिख दोगे, विशेष कारण में जो 5 कारण बताए वो लिख दोगे। अब विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण, विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण। तो इसमें पहले मैंने बताया राजतंत्र, राजतंत्र में अगर इस राजतंत्र में अगर परिवार में कलेश हो, अगर परिवार में कलेश हो तो भी जनता क्रांति कर सकती है, तो भी जनता क्रांति कर सकती है। अगर इसमें विशिष्ट, अगर राज परिवार में विशिष्ट व्यक्ति का अपमान किया जाए, विशिष्ट व्यक्ति का अपमान किया जाए तो भी क्रांति कर सकते हैं। उसके बाद में निरंकुश तंत्र, क्या है? निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र। अगर ये अधिक अत्याचार करे, अधिक अत्याचार करे या अधिक डर पैदा करे जनता में, तो भी क्या हो जाएगा? तो भी जनता क्रांति कर सकती है, तो भी जनता क्रांति कर सकती है। इसके बाद में है, ये मिटा रहा हूं ऊपर वाला, इसके बाद में है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में यह है कि इस कुलीन तंत्र में यह है कि अगर जो पैसे वाले हैं, अगर उनकी संपत्ति छीनी जाए, अगर पैसे वाले हैं अगर उसकी संपत्ति छीनी जाए तो ये लोग भी क्रांति कर सकते हैं, ये लोग भी क्रांति कर सकते हैं। फिर वर्ग तंत्र, फिर संवैधानिक तंत्र और इसके बाद में लोकतंत्र, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली। तो ये कुछ है। तो वर्ग तंत्र में अगर गरीबों का शोषण किया जाए, गरीबों का शोषण किया जाए तो भी ये लोग क्रांति कर सकते हैं। संवैधानिक तंत्र में अगर संविधान की अवहेलना की जाए, संविधान की अवहेलना की जाए तो भी ये लोग क्रांति कर सकते हैं। और लोकतंत्र में ये जो बोलने में माहिर होते हैं, अगर बोलने में माहिर होते हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में कटु शब्द बोल दिया जाए तो भी लोकतंत्र में क्रांति कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के अरस्तु कहता है क्रांति का तात्पर्य, अरस्तु ने क्रांति से क्या मतलब निकाला कि एक वर्ग अगर क्रांति करे तो दूसरे वर्ग क्रांति करे तीसरे वर्ग में। तो इस क्रांति में राज्य में संविधान चेंज होता है, शासन प्रणाली चेंज होती है। ऐसा नहीं क्रांति करके वहाँ कुछ ऐसा उकाले, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, भारत में जितने भी आंदोलन हुए उस तरह के नहीं है। इसमें होता क्या है, इसने जो भी क्रांति कारण बताए वो शासन व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित बताए, शासन व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित। उसने कहा कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन किस तरह होगा, इस क्रांति के माध्यम से होगा। ये कारण हो सकते हैं कि शासन व्यवस्था में, उसने क्रांति के कारण में शासन व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित बताए। इंपोर्टेंट है, क्रांति में ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो हो जाए, लोग मारपीट करने लग जाए, तो ऐसा तो नहीं। छोटी मोटी ऐसी परिणामी होती है, लेकिन उससे क्या होगा, शासन व्यवस्था में परिवर्तन होगा। अरस्तु ने क्रांति के कारण बताए, अरस्तु ने इसमें बताया जो क्रांति होती है उससे शासन व्यवस्था में परिवर्तन होगा। उससे क्या होगा, शासन व्यवस्था में परिवर्तन होगा। उसके बाद में अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के कितने भाग हैं, पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं, पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं। जो 5वें भाग में अरस्तु ने क्रांति के कारण बताए,
लेकिन सातवें भाग में क्रांति को रोकने के कारण बताएं। क्रांति को कैसा रोका जाए, हम चाहे तो क्रांति होने नहीं दे, तो क्रांति को कैसा रोका जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अरस्तु ने ज्यादा किस पे ध्यान दिया, क्रांति के कारण पे ज्यादा ध्यान दिया या रोकने पे दिया। तो एग्जाम में आप यही लिखना, अरस्तु ने दोनों पे ध्यान दिया लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान क्रांति को रोकने पे दिया। किस पे दिया, इस क्रांति को रोकने पे दिया। यह नहीं बताया क्रांति कारण तो बताए, लेकिन अरस्तु ने क्रांति को रोकने पे ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा महत्व दिया, क्रांति को रोकने को ज्यादा महत्व दिया। तो याद रखना क्रांति के जो कारण है 5वें भाग में, जबकि रोकने के कारण है वो 7वें भाग में। जो क्रांति के कारण है वो 5वें भाग में, जो और रोकने के कारण 7वें भाग में। तो इसमें बताया सबसे पहले सामान्य कारण, सामान्य उपाय। इसमें बताया सामान्य उपाय। तो जितने भी हमने ये कारण पढ़े, अगर उसका उल्टा कर दिया जाए, जैसे हमने सामान्य कारण पढ़ा, तो सामान्य कारण पढ़ा असमानता और अन्याय, यही पढ़ा असमानता और अन्याय, ये चीज पढ़ी हमने कारण में। अब हम पढ़ेंगे सामान्य उपाय। अगर हम इसको उल्टा कर दिया जाए तो जनता के सामने असमानता नहीं होने देंगे, असमानता नहीं होने देंगे, तो जनता क्रांति नहीं करेगी। अगर आपने कारण ढंग से समझ लिया, तो कारण को उल्टा कर दिया जाए तो रोकने के कारण याद हो जाएंगे। तो आपको कारण याद रखना है, उपाय ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सबसे पहले असमानता नहीं होने देंगे, दूसरा बताया उसने अन्याय। अगर जनता पर अन्याय नहीं होने देंगे तो भी जनता क्रांति नहीं करेगी, तो ये तो थे सामान्य उपाय, फिर सामान्य उपाय में जो विशेष उपाय बताए, विशेष कारण बताए, वो विशेष कारण भी सामान्य उपाय में आ जाएगा। जैसे हम संविधान की अवहेलना नहीं करेंगे, क्रांति के कारण में हमने विशेष कारण पढ़े, उसमें पहले पढ़े थे संविधान की अवहेलना, तो उसमें लिख देंगे संविधान की अवहेलना नहीं होने देंगे। फिर आगे है छोटी मोटी घटनाओं पे ध्यान देंगे, छोटी मोटी घटनाओं पर ध्यान देंगे, उसके बाद में हमने पढ़ा अत्याचार और डर जनता में नहीं फैलाएंगे, अत्याचार और डर नहीं फैलाएंगे, उसके बाद में है हमने पढ़ा था कि उच्च पदों पर अपने देशों के नागरिकों को नियुक्ति देंगे, तो ये तो थे सामान्य उपाय। तो सामान्य उपाय में यही है कि असमानता नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, संविधान की अवहेलना नहीं करेंगे, छोटी मोटी घटनाओं पर ध्यान देंगे, छोटी मोटी घटना नहीं होने देंगे, अत्याचार और डर नहीं फैलाएंगे, उच्च पदों पर अपने देशों के नागरिकों की नियुक्ति करेंगे। तो ये तो थे क्रांति के सामान्य उपाय। फिर आते हैं क्रांति के विशेष उपाय। तो क्रांति के विशेष उपाय में वही है जो हमने विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण पढ़े, तो उनको उल्टा कर देंगे। पहले पढ़े थे राजतंत्र,
पहले हमने पढ़े थे राजतंत्र। राजतंत्र में कहा कि विशिष्ट व्यक्ति का अपमान, तो इसमें लिख देंगे विशिष्ट व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे, विशिष्ट व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे। फिर राजकुल में या राज परिवार में कलेश नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो ये तो थे राजतंत्र। राजतंत्र में हमने पढ़ा विशिष्ट व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे और राज परिवार में कलेश नहीं होने देंगे। तो ये विशेष उपाय है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रांति के कारण बताओ, छोटे क्वेश्चन में, या छोटे क्वेश्चन में भी मतलब पूछा जा सकता है कि क्रांति के रोकने के कारण बताओ। तो बड़ा क्वेश्चन आए, निबंधात्मक क्वेश्चन आए तो पूरा लिखना है। अगर छोटा क्वेश्चन आए क्रांति के कारण को, तो सिर्फ क्रांति के कारण ही लिखने हैं, उसमें उपाय मत लिख देना। और क्रांति के रोकने के कारण है तो रोकने के कारण ही लिखना, उसमें कारण मत लिख देना कि क्रांति किस वजह से होती है। उसके बाद में है निरंकुश तंत्र, उसके बाद में है निरंकुश तंत्र। तो इसमें जनता में अधिक भय व अत्याचार नहीं होने देंगे। क्या करेंगे? जनता में अधिक भय या डर व अत्याचार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो निरंकुश तंत्र में अधिक डर व अत्याचार नहीं होने देंगे। फिर है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में जो पैसे वाले हैं उनकी संपत्ति नहीं छीनेंगे, संपत्ति नहीं छीनेंगे। तो इस तरह के विशेष उपाय में राजतंत्र पढ़ लिया, निरंकुश तंत्र पढ़ लिया, कुलीन तंत्र पढ़ लिया। फिर है वर्ग तंत्र। वर्ग तंत्र में गरीबों पर अत्याचार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। उसके बाद में है वर्ग तंत्र के बाद में है संवैधानिक तंत्र। संवैधानिक तंत्र में क्या याद रखना है? संविधान की अवहेलना नहीं करेंगे, संविधान की अवहेलना नहीं करेंगे। और लोकतंत्र में है बोलने पर ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे। तो ये तो थे क्रांति, अरस्तु की क्रांति, जो हमने आज कंप्लीट कर लिया। अरस्तु की क्रांति